हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्लास 9 फिज़िक्स से और हम लोग फॉलो कर रहे थे एस.सी. वर्मा सर की किताब को। पहले लेक्चर में हमने लीनियर मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझा था। उसको कंप्लीट अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की थी। उसको करने की वजह क्या थी, आज आपको ज़्यादा समझ आएगा कि पहले सेकंड लॉ क्यों पढ़े और इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि गैलीलियो के क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे और क्या क्या रीजनिंग्स थे। तो शुरू करते हैं। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स में हम कुछ बातें लिख चुके हैं वक्त को बचाने के लिए कि गैलीलियो साहब से पहले, जो गैलीलियो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट्स, है ना, वो उनसे पहले लोगों का ये मानना था, वो आम आदमी यही मानेंगे कि बॉल अगर मान लेते हैं कि हमने फेंका, हॉरिजॉन्टल सरफेस में बॉल मूव कर रहा है और मूव करते 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 फाइनली वो रुक जाती है। दैट मीन्स कि अगर हम पीछे से उस पर फोर्स न लगाते रहें, जैसे साइकिल में अगर पैडल मारना छोड़ दें तो साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है। मतलब हमारा यह मानना है, हमारा यह बिलीफ है आम लोगों का कि अगर हम फोर्स लगाते न रहें तो बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें बदलाव आ जाती है। मतलब ये है कि बिना फोर्स का बॉडी मूव करते नहीं रह सकती है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ये जाने हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर अगर जीरो हो जाए तो बॉडी अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा और अगर मोशन में था तो उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी, है ना। लेकिन क्या चीज़ है, आप लोग अब जान लिए होंगे कि बॉल अगर आगे बढ़ रहा है, बॉल को हमने फेंका हॉरिजॉन्टल सरफेस में, थोड़ी देर बाद रुकने का उसका रीज़न यह है कि फ्रिक्शन उसको रोकता है। मतलब फ्रिक्शन एक अनबैलेंस्ड फोर्स वहाँ पे क्रिएट होता है। उसी तरह साइकिल जब रास्ते में चलती है तो साइकिल में हमें लगता है कि फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन पैडल मारना छोड़ने के बावजूद एक फोर्स तो लग ही रहा है ना। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन, जो मोशन के, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लगता है, जिसकी वजह से बॉडी की स्पीड घटते 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 जीरो हो जाती है। लेकिन इससे पहले लोगों का मानना था कि बॉडी को मूव कराते अगर रहना है देन यू नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली। ओके, तो यही बात लिखी हुई है कि बिफोर गैलीलियो से पहले देयर वाज अ जनरल बिलीफ दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने जाना है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो मास जीरो नहीं हो सकता है, तो कौन जीरो होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं होगा, है ना। अगर हमारा नेट फोर्स क्या कर दें हम लोग, जीरो कर दें, तो मास तो जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा। मतलब बॉडी अगर मोशन है तो उसकी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा अगर नेट फोर्स जीरो है। लेकिन इससे पहले ऐसा लग रहा था कि फोर्स लगाना जरूरी है बॉडी के यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रखने के लिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट वॉज गैलीलियो, पहली बार गैलीलियो ने ऐसा बताया जो रिकॉग्नाइज किया कि दैट अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर उसमें नेट फोर्स जीरो हो, नो फोर्स मतलब यहाँ पे नेट फोर्स की बात हो रही है, तो नेट फोर्स अगर जीरो हो, नेट फोर्स अगर जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। मतलब वेलोसिटी में अगर बदलाव नहीं आ रहा है मतलब उस बॉडी पर जो टोटल सम ऑफ फोर्सेज हैं, टोटल सम ऑफ फोर्स है वो कितना है? जीरो है, जिसको हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। गैलीलियो अराइव्ड एट द करेक्ट कंक्लूजन थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजनिंग्स। उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, वो एक्सपेरिमेंट्स तो रियल वर्ल्ड में नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन वहां से कुछ रीजनिंग्स वो निकाले कि देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू। इंक्लाइंड प्लेन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बॉल को अगर हम रोल कराते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन में और वो जब ऊपर से नीचे जाता है, मतलब जब डाउन आता है, तो डाउन में देखा गया कि उसकी स्पीड बढ़ती है। जैसे यहाँ पे स्पीड मैंने v माना है, यहाँ स्पीड v डैश माना है, तो v डैश इज ग्रेटर देन v, मतलब डाउन जाने से स्पीड बढ़ती है। उसी तरह से किसी बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ उछालें, ऊपर की उछालें नहीं, ऊपर की तरफ फेंकें इंक्लाइंड प्लेन में, तो ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ये v माने, v डैश माने, तो v डैश कम है, v ज़्यादा है। v डैश और v में कौन ज़्यादा है? v ज़्यादा है।
v इज ग्रेटर देन v डैश, आई एम सॉरी, ओके। तो बाद में जो स्पीड है वो घट गई, तो अप होने से स्पीड घटती है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में उनको समझ आया कि जब नीचे की तरफ जा रहा है इंक्लाइन प्लेन में तो स्पीड बढ़ती है, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्पीड घटती है। अगर ये सरफेस को ऐसा बनाया जाए कि फ्रिक्शन न लगे, फ्रिक्शन की बात समझ रहे हैं, फ्रिक्शन, वो जो बॉल जा रहा था या साइकिल जो चल रही थी बिना पेडल का, वो रुक क्यों रही थी? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये अज्यूम किया गया, एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकता फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस पॉसिबल नहीं है बनाना, लेकिन एजम्पशन अगर हम लें कि सरफेसेस फ्रिक्शन लेस हैं, है ना, तो यहाँ पे जब नीचे जा रहा है बॉल तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, ऊपर जा रहा है तो स्पीड घट रही है। अगर हॉराइजॉन्टल सरफेस है, जिसको हम बोलेंगे कि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब मूविंग, नाइदर मूविंग अप नॉर मूविंग डाउन, मूविंग हॉराइजॉन्टल, है ना, मूविंग हॉराइजॉन्टली, जो भी लिखे, है ना, तो इसमें स्पीड चूंकि बढ़ी, इसमें स्पीड घटी, तो नीचे जाने से स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाने से स्पीड घटती है। तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो स्पीड ना तो बढ़ना चाहिए और ना घटना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने रीजनिंग दिया, मतलब रीजन के साथ बताया कि नीचे जाने से चूंकि स्पीड बढ़ रहा है और ऊपर जाने से स्पीड घट रहा है, तो यह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो अगर ऊपर और नीचे दोनों नहीं जा रहा है, तो स्पीड ना तो बढ़ना चाहिए और ना घटना चाहिए, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन भी बदलनी नहीं चाहिए। तो स्पीड नहीं बदल रहा, डायरेक्शन नहीं बदल रहा, क्यों? चूंकि फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नेट फोर्स जीरो है उस लाइन में। तो नेट फोर्स जीरो होने से बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सबसे पहले गैलीलियो ने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट नहीं, बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स और रीजनिंग दिए, लेकिन ये बहुत ही फेमस रीजनिंग है। ओके, तो पहली बात आपको समझ आ गई गैलीलियो की। दूसरे रीजनिंग में चलते हैं, है ना, लेकिन इसको मैथमेटिकली और अच्छे से न्यूटन सर ने इसको ज़्यादा अच्छे से बताए, है ना। उन्होंने, उनका दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, सेकंड नंबर, ये तो हमारा था किसका? इंक्लाइन प्लेन में मोशन वाला। दूसरा इनका था, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, एक रस्सी है, और यहाँ पे हमने एक कुछ लगा दिया, इसको बॉब कहते हैं, थोड़ा मास इसका ज़्यादा होता है। हम लोगों ने देखा इसको, अगर हम देखें इस तरह से आगे पीछे ये करते रहता है। अगर इसको आगे ले जाके छोड़ दें तो पीछे आएगा, पीछे से और पीछे आएगा, आगे आएगा। ऊपर जाते वक्त स्पीड घटती है, घटते 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 फाइनली यहाँ पे जीरो हो जाती है। फिर नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ती 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 यहाँ मैक्सिमम होती है। फिर पीछे जाती है, स्पीड घटते 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 यहाँ जीरो हो जाती है। फिर बढ़ती है, बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम। तो ये होते रहता है। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती है? ज़ीरो। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है? मैक्सिमम। यहाँ स्पीड क्या हो जाती है? फिर ज़ीरो। तो ये चलता है। इन्होंने सोचा कि अगर एक बाउल लिया जाए, है ना, इस तरह का, इस बाउल में एक हमारा बॉल है, फ्रिक्शनलेस अज्यूम कर ले रहे हैं, प्रैक्टिकली तो फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, आइडियली मान सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये चलते 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 इसको जितना ज़्यादा स्मूथ करेंगे, मान लेते हैं कि ये h हाइट से नीचे आ रहा है, तो पता चल रहा है कि इसके स्मूथनेस को अगर बढ़ाते हैं बाउल के अंदर के पार्ट का, तो इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली h इधर भी हो जा रही है। मतलब ये है कि पूरी तरह h तो कभी नहीं हो सकता, इसको जस्ट हम लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि थ्रो कर रहे हैं या इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं इस बॉल को, तो जिससे ये जितनी हाइट से वो नीचे उतर रहा है अप्रॉक्सीमेटली उससे थोड़ा कम उतनी हाइट अचीव कर रहा है, और ये हाइट इसके बराबर होते जा रहा है जब इसको स्मूथ हम करते जा रहे हैं, मतलब उसके नज़दीक और होते जा रहे हैं। अगर इसको रफ करेंगे तो हाइट फिर कम हो जाती है। तो अज्यूम कर ले रहे हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो जितनी हाइट से ये नीचे आया उतनी हाइट वो अचीव कर लिया, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, है ना। उन्होंने क्या सोचा कि अगर इस बॉल के इधर वाले सरफेस को थोड़ा सा और हम क्या कर दें, इस बाउल के, है ना, ये बॉल है और ये बाउल है ना, तो बाउल के सरफेस को हम इधर थोड़ा और इसके इंक्लिनेशन को कम कर दिए, तो ये कितनी हाइट से नीचे गिरा? h हाइट से। तो इसको उतनी ही हाइट अचीव करने के लिए थोड़ा ज़्यादा हाइट, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा।
मतलब थोड़ा अजीब सा बाउल है लेकिन है, मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि एक बाउल है, चमत्कारी बाउल है, जो कि एकदम दूसरा उसका सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल हो गया। तो यहाँ से ये कितने हाइट से नीचे आया, h हाइट से। अब ये बॉल जब जाएगा ये उतने हाइट को अचीव करने के लिए ज़िंदगी भर चलते रहेगा, लेकिन ये हाइट तो अचीव नहीं कर सकता क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस के मैंने इसको पैरेलल ले लिया, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस में ही ले लिया इसके बाउल के दूसरे सरफेस को, दूसरे पार्ट के सरफेस को। तो उतनी हाइट अचीव करने के लिए, मतलब ये जो यहाँ पे ये ऐसे रोल करते जा रहा है, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करते जा रहा है, ये तो वापस आ नहीं सकता, पहले इतनी हाइट इसको अचीव करनी पड़ेगी और ये हाइट कभी अचीव हो नहीं सकती। मतलब ये ज़िंदगी भर चलते जाएगा। ये कब होगा? जब ये सरफेस में क्या हो, फ्रिक्शन ना हो। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने रीजनिंग दिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो पॉसिबल नहीं करना। उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो हमने देखा कि ये इधर से h हाइट से अगर बाउल में अगर बॉल नीचे गिर रहा है तो लगभग h हाइट इधर आ जा रहा है, और अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाए तो कंप्लीट h हाइट होगा। धीरे धीरे एक तरफ के इंक्लिनेशन को कम करते गया, स्लोप को कम करते गया, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते गया, और एक तरफ के सरफेस को अगर हॉरिजॉन्टल कर दिया गया तो वो ज़िंदगी भर उस हाइट को अचीव करने के लिए चलते रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो। ये किसने कहा है ना? मतलब ये बिना फोर्स का बॉडी अपने आप चलते रहेगी। कब तक? जब तक उस पर नेट फोर्स ना लगे, है ना? मतलब उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन में बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक उस पर नेट फोर्स जीरो हो। ओके, ये गैलीलियोज के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, और यहीं से बात शुरू हुई हमारी किसकी? न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और चूंकि ये गैलीलियो से पूरी तरह कनेक्टेड है तो इसको कह सकते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या चीज़ है समझेंगे, ठीक है? हम लोगों का जो फर्स्ट लॉ था उसमें अगर आप ध्यान दें, टोटल फोर्स किसी बॉडी पर, नेट फोर्स अगर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। यहाँ पे अज्यूम किए हैं कि मास बदलता नहीं है, वरना हमारा मेन फार्मूला है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मास तो ज़ीरो नहीं होगा तो क्या ज़ीरो होगा? एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो कब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा प्रोड्यूस किसी बॉडी पर? जब तक नेट फोर्स उस बॉडी पर ज़ीरो। या आप कहें जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अगर रेस्ट में था तो फाइनली भी किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अगर मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर स्पीड जीरो थी मतलब पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। अगर वेलोसिटी पहले कुछ थी तो वही वेलोसिटी मेंटेन होगी, है ना? यही तो कह रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब अपनी वेलोसिटी कोई बॉडी खुद चेंज नहीं कर सकता, चेंज करना है तो उस पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है बॉडी, जो कि सेकंड लॉ से ही आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, अ बॉडी अगर इसकी स्पीड जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगी, है ना? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर नेट फोर्स जीरो, या बिना नेट फोर्स नॉन जीरो करके हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड अ बॉडी इन मोशन रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड, तब तक जब तक कि उस पर एक्टेड ACTED अपॉन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब नॉन जीरो करने से अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, मैंने बता दिया सारी चीज़। तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तभी इसका बॉडी रेस्ट से मोशन में आएगा, या मोशन में है तो इसकी यूनिफॉर्मिटी में बदलाव आएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। या कह सकते हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड
मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ, एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तभी होगा जब नेट फोर्स 0 हो। इफ एंड ओनली इफ द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये टोटल फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स, इफ एंड ओनली इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0, अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तो ऐसे केस में उस बॉडी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन सच अ केस द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, the body is said to be in equilibrium, सिंपल EQUILIBRIUM, है ना। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हुआ। यहीं से बात हो रही है कि बॉडी जब अपने आप बिना फोर्स का, मतलब बिना एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स का, वो अपने कंडीशन ऑफ मोशन या कंडीशंस ऑफ मोशन में कोई बदलाव ला नहीं सकता। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो उसकी यूनिफॉर्मिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये जो अपने आप नहीं बदलने की एबिलिटी है ना, तो इसी एबिलिटी को या इनएबिलिटी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। ओके, इसको उतार लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा इनर्शिया पे बात होगी। तो लिखिए इनर्शिया, हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बच्चों, है ना। इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास की बात हम लोग करेंगे। तो अपने आप नहीं बदल सकता। तो ये जो इनएबिलिटी है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन, अपने आप चेंज नहीं वाली, टू चेंज ऑन इट्स ओन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion is known as inertia। है ना। अपने आप, मैं कितनी बार बता दिया, वही बात, जो नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर 0 हो तो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन 0 होगा। मास तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, ये ना होता फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का इज इक्वल टू 0 होगा। ये उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी का चेंज कब 0 होगा? जब वेलोसिटी फाइनल बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इनिशियल। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो समझ जाइए नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 होने से बॉडी की वेलोसिटी में, बॉडी के कंडीशंस ऑफ मोशन में, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी यूनिफॉर्मिटी में, मतलब उसकी स्पीड, उसके डायरेक्शन में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक नेट फोर्स 0 हो। ये जो अपने आप नहीं बदलने की एबिलिटी है या इनएबिलिटी है, जो बोले आप, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन, अपने आप इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट का स्टेट, मतलब वेलोसिटी अगर 0 थी इनिशियली तो फाइनली भी 0 रहेगी, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी जो थी वो बाद में भी रहेगी, मतलब स्पीड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये जो इनएबिलिटी है इसी का नाम है इनर्शिया। और इनर्शिया का जो मेजर है, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी, मास है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये क्यों, इसको अब डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, हाउ। ओके, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें जल्दी जल्दी। तो हमारा हो गया इनर्शिया। इनर्शिया को और एक्सप्लेन करना है तो एग्जाम्पल के साथ आप कर सकते हैं, है ना। इनर्शिया की कुछ और बातें हैं। इनर्शिया के जो टाइप्स हैं, है ना, फॉर्म्स ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्म्स में
दो फॉर्म्स लिख सकते हैं आप, इनर्शिया एट रेस्ट और दूसरा इनर्शिया एट रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। वैसे मोशन में इनर्शिया ऑफ मोशन के अलावा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बताया जाता है, लेकिन इसी में आ जाता है डायरेक्शन भी, है ना। मोशन में अलग से मोशन भी कहा जाता है। एक्चुअली जो मोशन कहा जाता है वो स्पीड को कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात होती है किसकी, डायरेक्शन की। तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहें या अलग अलग कहें तो इनर्शिया ऑफ स्पीड और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन ऐसे लोग समझते हैं कि मोशन मतलब स्पीड के बारे में बात हो रही है, लेकिन स्पीड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। तो किताबों में कहीं अगर आप देखें कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो आप समझ जाएं कि मोशन और डायरेक्शन वाला मोशन वाला ही इनर्शिया की बात हो रही है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, वही द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कह सकते हैं, कहना है, कह दीजिए। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको कहाँ पे आप फील करेंगे, जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, तो बस में जब आप बैठे हुए होंगे और गाड़ी स्टार्ट हो रही होगी, तो गाड़ी जब आगे जा रही है तो आपका जो पूरा बॉडी है वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहना चाहती है। तो चूंकि गाड़ी आगे बढ़ी और आपकी बॉडी वहीं रहना चाहती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क महसूस होता है जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड जर्क। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिख दे रहे हैं, कौन सा जर्क, बैकवर्ड जर्क। तो बैकवर्ड जर्क जो आपको फील होता है, महसूस होता है, लगता है, उसी को हम कहते हैं, वही हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली बात है। और भी बहुत जगह है इसका इस्तेमाल, है ना। कैरम बोर्ड में अगर आप देखे होंगे कि आप जब शुरू में स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो नीचे वाली गोटी निकल जाती है, ऊपर वाली गोटी वही, सारी गोटियां वही रह जाती हैं, है ना। या आप देखें कि आपके पास एक कोई कपड़ा है, उसके धूल को आप वहाँ के डस्ट, उसमें लगे डस्ट को हटाना चाहते हैं, उसको पीटते हैं तो डस्ट नीचे गिर जाता है। क्योंकि आपका जो कपड़ा है उसको पीटने से वो आगे बढ़ जाता है और डस्ट वहीं पे रह जाता है और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है। उसी तरह आम के पेड़ में या किसी पेड़ में आप चढ़ते हैं और टहनी को हिलाते हैं तो वो जो फल है नीचे गिर जाता है। तो हम टहनी को ज़ोर से जब हिलाते हैं तो वो फल वहीं रहना चाहता है, टहनी आगे बढ़ जाती है और कमज़ोर होने की वजह से उसके बीच का जो वो है फोर्स जो लगता है वो कमज़ोर होने टूट जाता है। टूटने की वजह से जो ही टूटा वो फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है। तो ये बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको नजर आएंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन में वही द इनएबिलिटी of a body to change on its own its state of uniform motion। ओके, लिखा हुआ ही ऊपर, उसी को मैंने दो भागों में तोड़ दिया। अब आप देखें कि गाड़ी पे आप बैठे हैं और गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाई, तो आपकी बॉडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चल रही है, और जब ब्रेक लगाती है तो गाड़ी रुकना चाहती है। आपकी बॉडी तो रुकना नहीं चाहती है, तो आपकी बॉडी उसी स्पीड से आगे जाना चाहती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऐसे हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड जर्क। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एक तो होगा हमारा फॉरवर्ड जर्क। दूसरा, जब गाड़ी मोड़ में अपने डायरेक्शन को बदलना चाहती है तो आप तो उसी डायरेक्शन में हैं, आप अपने डायरेक्शन को नहीं बदलना चाहते हैं। तो जब वो सर्कल में या किसी मोड़ में गाड़ी अपने टर्न लेती है तो आप ऐसे हो जाते हैं, बाहर की तरफ आपका बॉडी होने लगता है, मतलब आप उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं। इसको बोलते हैं आउटवर्ड जर्क, है ना। तो मोशन वाले इनर्शिया में दो तरह के जर्क्स हैं, फॉरवर्ड जर्क और आउटवर्ड जर्क, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बैकवर्ड जर्क होता है। वह ये जो आप जैसे यहाँ पे बैकवर्ड जर्क लगा,
जो गाड़ी है उस पर फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ। आप पर फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, है ना। इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो यहां से एक जन्म लेता है फोर्स का, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। जैसे सर्कल में अगर गाड़ी चलती है तो सेंटर की तरफ ना फोर्स लग रहा है, लेकिन आप किधर चले जाते हैं, बाहर की तरफ। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है गाड़ी पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप पर फोर्स लगता है। जब ब्रेक लगती है तो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, बट आप पर किधर लग रहा है, आगे की तरफ। ये आप पर जो फोर्स, उस फोर्स के अपोजिट लगना होता है, और आप पर तो फोर्स लग नहीं रहा है, लग तो गाड़ी पर रहा है, बट आप पर कैसे लग रहा है, इसलिए इसका नाम है स्यूडो फोर्स, झूठा बल। ओके, बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कभी करेंगे। ओके, नेक्स्ट होगा इनर्शिया एंड मास। लिखिए इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक इनएबिलिटी का नाम है। मास अगर ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, है ना। कैसे समझें इसको, हमारे पास जो फार्मूला है, फोर्स बराबर क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अब किसका मास ज़्यादा, मान लेते हैं एक ही बॉडी पर हमने, ठीक है, दो बॉडीज है m1 और m2। मान लेते हैं कि m1 m2 से बड़ा है। क्या इंप्लाई कर रहा है कि m1 मतलब बॉडी 1 फर्स्ट बॉडी इज हैवियर, या यूं कहें कि सेकंड बॉडी इज लाइटर, मतलब थोड़ा सा हल्का है। और फोर्स जो हम लगा रहे हैं दोनों पर, F1 और F2, फोर्सेज आर सेम। मतलब जो बॉडी, जिस बॉडी पर हम पहले बॉडी पर जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स दूसरे बॉडी पर लगा रहे हैं। फोर्स अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा, पहला बॉडी का मास कितना है हमारा m1, दूसरे बॉडी पर एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 है, दूसरे बॉडी का मास कितना है हमारा m2, एक्सेलरेशन कितना मान लिए a2। अब बताइए, दोनों को बराबर होना है और हमने कहा है कि m1 m2 से बड़ा है। तो m1 अगर बड़ा है तो a1 को छोटा होना पड़ेगा, m2 अगर छोटा है तो a2 को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर इन दो प्रोडक्ट्स में दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे एक बड़ा है और यहाँ पे दोनों का जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब m1 यहाँ पे हम कह रहे हैं कि m2 से बड़ा है, तो a1 भी अगर बड़ा हो जाए तो ये तो दोनों का प्रोडक्ट और बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि a1 छोटा होना पड़ेगा a2 से। अब a2 बड़ा का क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है सेकंड वाले का, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज मोर इन सेकंड वन। क्यों, क्योंकि सेकंड वाला क्या है, लाइटर है। हम कह सकते हैं कि सेकंड बॉडी इज लाइटर। तो किसके मोशन में, किसके वेलोसिटी में ज़्यादा बदलाव आएगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किस में ज़्यादा होगा, जो लाइटर होगा। तो हल्के वाले बॉडी में जो बदलाव होने का रेट है वो ज़्यादा है और हैवी वाले में कम है। तो जिसमें बदलाव होने की इनएबिलिटी, मतलब बदलाव होने की जो एबिलिटी वो कम से कम हो, मतलब ये ज़्यादा इनर्शिया क्रिएट कर रहा है। कौन, हैवियर वाला। हैवियर वाला उतने फोर्स में उतना बदलाव नहीं हो रहा है हैवियर का, लाइटर का ज़्यादा बदलाव हो रहा है उसका रेट। तो जिसके रेट में ज़्यादा बदलाव आ रहा है वो उतनी रुकावट नहीं डाल रहा है, और जिसमें ज़्यादा रुकावट होगी उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जिसकी जितनी ज़्यादा इनएबिलिटी होगी उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो किसकी ज़्यादा इनएबिलिटी है, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाला हैवियर है, वो बदलाव लाने में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सिंपल सी बात सोचिए ना, फोर्स सेम है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन मतलब बदलाव होने का रेट। तो जिसमें बदलाव होने का रेट कम है उसमें मास ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा मास है उतना कम बदलाव होने का रेट है, मतलब उतनी ज़्यादा इनएबिलिटी है, उतना ज़्यादा
इनर्शिया है। तो इससे पता चला कि सेम फोर्स, अगर इक्वल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स पर, दो बॉडीज पर लगाया जाए तो हैवियर बॉडी पर हैवियर बॉडी में जो बदलाव होने का जो रेट है वेलोसिटी का वो कम होता है, उसकी इनेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका यह मतलब है कि इनर्शिया उसका ज़्यादा होता है ना। तो क्या कंक्लूजन निकाले? फोर्स बराबर हमारा क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है, बदल नहीं रहे। मास ज़्यादा होने से एक्सेलरेशन कम होता है, मास कम होने से एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, मतलब इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया मोर, है ना। इफ सेम फोर्स is applied to two bodies of different mass, then the rate of change in velocity is less in the heavier mass body। समझ गए? ठीक है, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, अगर सेम फोर्स अप्लाई करें दो बॉडीज पर, डिफरेंट मासेस पर, और तो रेट ऑफ चेंज जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा किस पर? हैवियर मास के बॉडी पर। मतलब इसका क्या, इसकी इनेबिलिटी टू चेंज, समझ गए? दैट इज देयरफॉर वी कैन से दैट द इनर्शिया of heavier body is more। so है ना, 10 है ना, या सो जो भी लगा दीजिए, है ना। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ, आई एम सॉरी, सो द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, या सिंपली कह सकते हैं मोर मास मोर इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हैवी होगा, और उतने ही फोर्स में अगर अप्लाई करें दो बॉडीज़ पर, एक लाइटर बॉडी एक हैवियर बॉडी है, तो हैवियर बॉडी में जो बदलाव होने का रेट है वो कम होगा, मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है, दैट इज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। आई थिंक आपको बात समझ आई हो, है ना। और बढ़िया से आप लिख सकते हैं, अपनी अच्छी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं, उसको डिटेल आप अपनी किताब से पढ़ लें, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स, पहला तो हमारा हम लोगों ने जान लिया, यहाँ पे जो दिया हुआ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो मैंने बता चुका, है ना। जर्क्स वाइल ट्रैवलिंग, वही मैंने बताया, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो भी हो गया। कार्ड एंड क्वाइन एक्सपेरिमेंट, ये आप खुद करें, कार्ड एंड क्वाइन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप एक क्या ले लें, एक ग्लास ले लें, ग्लास में पानी डाल दें, नहीं तो फिर सिक्का नीचे गिरेगा तो टूटने का ख़तरा होता है, या थोड़ा स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी पानी उसमें डाल दें। और कार्डबोर्ड ले लें, थोड़ा सा कार्डबोर्ड को बढ़िया से साफ़ कर लें जिससे वो स्मूथ हो जाए, मतलब पूरी तरह स्मूथ तो नहीं हो सकता लेकिन फ्रिक्शन को कम कर देना है ना। उसके ऊपर एक सिक्का रख लें, 5 रुपये का 10 रुपये का एक सिक्का। उसके बाद आप झटके के साथ उस कार्डबोर्ड को आप थ्रो करने की कोशिश करें, उसमें उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करें। तो स्ट्राइक करेंगे तो वो कार्डबोर्ड तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो सिक्का है वो उसी ग्लास में गिर जाएगा। तो ये हम कहते हैं कार्ड एंड क्वाइन एक्सपेरिमेंट। ये एस.सी. वर्मा सर की किताब में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट करें तो अच्छा होगा, है ना बच्चों। उसी तरह से कैरम कॉइन्स की अगर बात करें, दूसरा, स्ट्राइकिंग अ पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स, a pile of carom coins,
जिसको हम गोटी कहते हैं। तो गोटी इस तरह से रहता है शुरू में, है ना, इस तरह से रहता है। तो अगर हम स्ट्राइक करें स्ट्राइकर से तो क्या होता है, नीचे वाली गोटी तो निकल जाती है लेकिन ऊपर वाली गोटियां वहीं रह जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा गिर जाता है वहीं पे, है ना। लेकिन हाँ, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर वाले जो गोटियां हैं वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक, नीचे वाला क्यों मोशन में आ गया? क्योंकि उस पर फोर्स लगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आप, है ना, क्या कर सकते हैं, जाके घर में अगर हैं तो पहले से ही कोई बात नहीं, वहीं पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आप शायद कर चुके होंगे। अ बॉडी ऑफ वेट, एग्जाम्पल 1.1, आई एम सॉरी 3.1 है, ये हम कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन, एक बॉडी इसमें जिसका वेट 5 न्यूटन है, मतलब अर्थ नीचे की तरफ उसको जो अट्रैक्ट कर रही है 5 न्यूटन से, इज कैप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब एक बॉडी है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा हुआ है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉडी। तो ये मांगा है कि ऊपर की तरफ जो टेबल अपने, मतलब अर्थ तो लगा रहा है नीचे की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ, है ना, अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगा रही है, 5 न्यूटन। तो कहा जा रहा है कि ये सरफेस जो है ये ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है। अगर ये बॉडी रेस्ट में था और रेस्ट में है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, मतलब n बराबर कितना होना पड़ेगा, 5 न्यूटन। ये n नॉर्मल फोर्स कहलाता है। इसको अभी हम n नहीं लिख के r लिख देते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। r 5 न्यूटन कैसे हुआ? क्योंकि नीचे की तरफ अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ भी 5 न्यूटन फोर्स लगना पड़ेगा, जिससे कि नेट फोर्स उस बॉडी पर 0 हो, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था और रेस्ट में है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, a block of weight 5 Newton is placed on horizontal table. A person pushes the block from top by exerting a downward force of 3 Newton on it. Find the force exerted by the table on the body. एक बॉडी है ना, जिस पर इसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, लेकिन कह रहा है कि और इसको दबाया जा रहा है, कितना न्यूटन से, 3 न्यूटन से। तो इस बॉडी पर आप देखेंगे और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में है, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन। ये आर अगर मान लिया जाए, आर ऊपर की तरफ लग रहा है, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा, तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना लगा, 5 और 3 कितना, 8 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ सिंपल आर लग रहा है, सिंगल आर लग रहा है, तो आर को किसके बराबर होना पड़ेगा, 8 न्यूटन के बराबर। आर अगर 8 न्यूटन हुआ तो ऊपर 8 न्यूटन, नीचे भी 8 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स 0, बॉडी रेस्ट में था और रेस्ट में है। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई कि अगर इसका वेट 5 न्यूटन है और एक्स्ट्रा अगर इसमें हम क्या लगाएं, फोर्स लगाएं ऊपर से नीचे की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बैलेंस करना होता है। अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो वो जो ज़मीन है वो धंस जाएगी, अंदर घुस जाएगा। जैसे अगर बहुत सारे लोग अगर एक ब्रिज में चढ़ जाएं और ब्रिज में जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है वो अगर काउंटर न कर पाए नॉर्मल रिएक्शन, तो ब्रिज टूट जाएगी। तो ये सिंपल सी बात थी। आई थिंक फर्स्ट लॉ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ऐसा लगे और आपको समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।